गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। हरियाणा एक नेक नाम हुकूमत है। हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदारी से हुकूमत के काम करें। पंडित जी इस काबिल नहीं हैं, लेकिन उनका सपूत नौजवान प्रताप लाल उनका खून है और खरा खून कभी खराब नहीं होता। वो भी पंडित जी के नक्शे कदम पर है कोई जो प्रताप लाल के बारे में ऐसी बात बता सके जिससे उस पर असर पड़ता हो। प्रणाम लाल ने रुक कर एक एक की शक्ल देखी। सब खामोश थे। हरदयाल दी का सांस धूकनी की तरह चल रहा था। वो समझ गए थे कि प्रणाम लाल क्या कहना चाहते हैं और उनका दिल राजकमल जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। कोई नहीं है, प्रणाम ने कहा, और हो भी नहीं सकता। अगर कोई प्रताप लाल पर इल्ज़ाम लगाता तो मैं सोचता कि वह हरदयाल का बैरी है, क्योंकि चाचा हरदयाली और उनके ख़ानदान को मैं खूब जानता हूँ। हाँ तो मित्रों, मैंने फैसला किया है कि नया मंत्री प्रताप को बनाऊं। इसलिए मैंने चाचा हरदयाल और प्रताप को दावत दी है। किसी को कोई एतराज़ हो तो बताए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, दरबारियों ने जवाब दिया। प्रताप लाल नौजवान आदमी है, हम सब उससे तावन करेंगे। वह हरियाणा का वफादार साबित होगा। शुक्रिया भाइयों। तो तुम्हारे मशवरे से और चाचा हरदयाल की आज्ञा से मैं प्रताप लाल को नया मंत्री मुकर्रर करता हूँ और उससे हमारा नया मंत्री प्रताप लाल है और वो अपना ओहदा संभाल लेगा। प्रताप लाल की जय, दरबारियों ने नारा लगाया और फिर महाराज ने हरदयाल को मुबारकबाद दी। बधाई हो चाचा जी। महाराज की कृपा। हरदयाल जी ने झुककर प्रणाम लाल के चरण छू लिए। प्रताप हक्का बक्का खड़ा हो गया था। हरदयाल जी से इशारा किया और उसने भी झुककर महाराज के चरण छू लिए, लेकिन चरण तो वो किसी और के छूना चाहता था, क्योंकि ये सब कुछ उसी का दिया हुआ था। खैर, अब तो मौका मिलता रहेगा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रताप मंत्री बनकर महल में आ गया। गोंदनी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन वह बहुत ज़ैरक औरत थी। प्रणाम लाल ने जब उसे यह खुशखबरी सुनाई तो उसने किसी खास जज्बे का इजहार नहीं किया, सिवाय प्रणाम लाल की मोहब्बत के एतराफ़ के कि वह उसकी छोटी छोटी बातों का भी किस कदर ख्याल रखते हैं। खुद प्रताप राजकमल से मिलने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन आदमी वो भी बेवकूफ़ नहीं था। वजारत संभालने से पहले मंगल को उन दोनों की मुलाकात मंदिर में हुई। प्रणाम लाल भी राजकमल के साथ थे। प्रताप ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम लाल को और फिर उसी एहतराम से रानी राजकमल को प्रणाम किया। राजकमल ही की ख्वाहिश थी कि प्रताप तुम्हें मंत्री बनाया जाए, और जब महारानी की ख्वाहिश हो तो फिर हम कैसे इनकार कर सकते हैं। सच पूछो तो हरियाणा की महाराजा अब यही है और हम तो इनके दास हैं। शर्मिंदा ना करें महाराज, और मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। राजकमल ने प्यार भरी निगाहों से प्रणाम लाल को देखते हुए कहा, हाँ, वो धूल जिसे हम आंखों से लगाते हैं और हमारे आंखों की जोत कायम रहती है। अगर ये धूल हमारी आंखों से दूर हो जाए तो हम अंधे हो जाएं। महाराज मुस्कुराते हुए बोले। प्रताप भी मुस्कुरा रहा था और फिर वह सब ग्रंथु महाराज के पास पहुंच गए और ग्रंथु महाराज उन्हें पूजा कराने लगे। प्रणाम लाल प्रताप को लेकर दूसरे मुजस्समों की ज़ियारत करने चले गए। राजकमल कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी और ग्रंथु महाराज उसे पाठ करा रहे थे। तब राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए महाराज, कैसे हैं? गुरुदेव की कृपा है, मज़े कर रहा हूँ। आपका काम हो रहा है? बस गुरुदेव की कृपा है, ग्रंथु महाराज ने गर्दन झुकाते हुए कहा। ऐश करें, अगर मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिल जाए तो आपका काम और अच्छी तरह बन जाए। अभी ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। मुमकिन है कि मैं आपसे कुछ और काम लूँ। दास हर वक्त हर खिदमत के लिए हाजिर है। उसके बावजूद महाराज, मैं आपसे डरती हूँ। अगर आप मेरे ही खिलाफ साजिश करने बैठ गए तो बड़ा सख्त मुकाबला करना पड़ेगा।
राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भगवान का घर है महारानी, और ये दास भगवान की सौगंध खाकर कहता है कि आपको दिल से गुरु मान चुका है। अगर दास पर शुबा है तो दास की गर्दन कटवा दें, ये काम आपके लिए मुश्किल ना होगा। पर भगवान के लिए दास पर भरोसा रखें, और मैं कभी आपसे गद्दारी नहीं करूंगा, ग्रंथु महाराज ने कहा। और राजकमल उन्हें परखने वाली निगाहों से देखने लगी। हाँ महाराज, आज तक आपने शिकायत का मौका नहीं दिया। बहरहाल जरूरत पड़ने पर आपको तकलीफ दूंगी। दास को हमेशा हाजिर पाएंगी, ग्रंथु महाराज ने कहा, और गोंदनी गर्दन हिलाती हुई आगे बढ़ गई। पूजा से वापसी पर उसने प्रणाम लाल की मौजूदगी में प्रताप से कहा, मंत्री जी, आपका काम सिर्फ राजपाट को चलाना ही नहीं है, कुछ महल की भी खबर रखा करें। कल दिन में आपको किस वक्त आपको फुर्सत होगी, मैं महल के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। फुर्सत की क्या बात है राज, जब कहो मंत्री जी आ जाएंगे। तब आप मंत्री जी कल 11 बजे मेरे पास आएं, मैं महल में कुछ तब्दीलियों के बारे में आपसे मशवरा करूंगी। दास हाजिर हो जाएगा महारानी, प्रताप ने अदब से कहा। हाँ प्रताप लाल, तुम्हें महारानी का खास ख्याल रखना है, उनकी हर आरज़ू पूरी होनी चाहिए। उनके मामले में हमसे मशवरा की जरूरत भी नहीं है। जो आ गया महाराज, प्रताप ने गर्दन झुकाकर कहा, और उसका चेहरा लाल हो गया था, और दिल ही दिल में वो कह रहा था, आप चिंता न करें महाराज, मैं महारानी की हर आरज़ू बखूबी पूरी कर दूंगा। रूपा हंस पड़ी और राजकमल उसे घूर कर देखने लगी। क्या बात है री, क्यों बार बार दांत निकाल रही है, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और रूपा हंसते हंसते दोहरी हो गई। मैं मार बैठूंगी तुझे, बता क्यों नहीं रही है, राजकमल ने उसकी चोटी पकड़ते हुए कहा। महारानी जी नाराज होंगी, रूपा ने कहा। किस बात पर? जो मैं सोच रही हूं। बता क्या सोच रही है, राजकमल ने उसकी चोटी को झटका देते हुए कहा। पहले महारानी वादा करें कि नाराज ना होंगी। अगर तो ऐसी वैसी बात सोच रही है तो फिर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी, राजकमल ने नाराज होते हुए कहा। और बात तो ऐसी वैसी ही है महारानी, जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। हाय रानी जी, मर जाऊंगी, भगवान की सौगंध, अब मेरी कदर ही क्या रह गई है। काश भगवान मुझे वो बता देता जो महारानी को पसंद है। ठहर तो सही, रूपा की बची, राजकमल से मारने उठी और रूपा ने गर्दन झुका ली। तुझे हमारी सौगंध, बता क्या सोच रही है, राजकमल ने हंसते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ महारानी, रानी जी ने ग्रंथु महाराज को मेरे घर वाले को भगाया, और ऐसा कि अब वो कभी पलट कर नहीं आएगा, और अब मैं रानी जी के लिए क्या करूं। लेकिन राजकमल रूपा की बात पर संजीदा हो गई, और वह अजीब सी निगाहों से रूपा को देख रही थी, और रूपा के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों में खौफ सिमट आया। और राजकमल के पास बैठकर वो बोली, रानी जी माफ कर दो दासी को, और मेरी बात बुरी लग गई है तो। नहीं रूपा, हम सोच रहे हैं कि तूने ठीक ही कहा है, हमारे इतना करीब है वो, मगर हम उससे मिलने को बेकल रहते हैं। ये पाबंदियां न जाने कब तक चलेंगी, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर महाराज के मन में ज़रा सा भी बाल आ गया तो हम कहीं के ना रहेंगे, राजकमल ने कहा। और रूपा सोच में डूब गई, और उसके पास भी उस उलझन का हल नहीं था। ठीक है, हम ही मन को मारेंगे, जैसे भी बन पड़ेगा उससे मिलेंगे, और वो पापी भी हमारे लिए तड़प रहा है, और हमने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया है। चल जाने दे, आज वो 11 बजे आ रहा है, और तुझे अपना काम याद है ना। भूल सकती हूँ रानी जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, रूपा ने कहा, और गोंदनी गर्दन हिलाने लगी। प्रताप धड़कते दिल से गोंदनी के महल में दाखिल हुआ, और काफ़ी देर के बाद उसकी कमीशन से तन्हाई में मुलाकात होने वाली थी। लेकिन क्या वो तनहा होगी, और क्या उससे दिल की बातें करने का मौका मिलेगा, वो सोच रहा था। रूपा ने उसका इस्तकबाल किया, और उसकी आंखों से होंठों से मुस्कुराहट फूट रही थी। और मैं उस महल में दूसरी बांदियां उस तरफ ना आए। प्रताप को क्या मालूम था कि रूपा ने पहले ही सबको काम से लगा दिया है, और फिर रूपा ने उसे राजकमल के द्वार छोड़ दिया। आप अंदर आ जाए मंत्री महाराज, उसने कहा, और खुद रुक गई। तब प्रताप धड़कते दिल से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक खूबसूरत छप्पड़ खट पर राजकमल दराज थी, उसने बाल बाल मोती परोए हुए थे। प्रताप दिल पकड़ कर रह गया। आओ प्रताप, राजकमल मखमूर लहजे में बोली, और प्रताप आगे बढ़ आया। रानी जी को प्रणाम करूं या कमीशन को सीने से लगाऊं?
उसने गंभीर आवाज में कहा और राजकमल उठकर बैठ गई। वो पुरबाक निगाहों से प्रताप को देख रही थी और फिर उसने बोझल आवाज में कहा, तुम्हारी कमीशन तुम्हारे सामने है प्रताप। और प्रताप दौड़कर उससे लिपट गया। बड़ा कठिन इम्तिहान है कमीशन, बड़ा सब्र आजमा वक्त गुजरता है मुझ पर, बड़ा बेअक्ल रहता हूं मैं। और उसके होंठों, रुखसारों और गर्दन को वो चूमते हुए बोला, मेरी हालत तुमसे मुख्तलिफ नहीं है प्रतापी, और मैं तुमसे ज़्यादा बेअक्ल रहती हूँ, मगर एहतियात ज़रूरी है। हमें वक़्त का इंतज़ार करना होगा। राजकमल उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए कहा, वक़्त कब आएगा? अरे वो वक़्त कब आएगा? प्रताप ने कहा, आएगा उसी तरह जैसे तुम मेरे सामने हो। क्या तुम्हें इस वक़्त का यकीन था? राजकमल उसके चौड़े सीने पर सा टिकाते हुए कहा, नहीं कमीशन, और मैं तो अपने मुकद्दर का मातम कर चुका था। तुम मर्द हो प्रताप, और उसके बावजूद तुम हिम्मत हार कर बैठ गए। मगर मैं औरत होकर कोशिश करती रही, और मैंने बड़ी कठिन मंजिलें कटी और इतना रास्ता बना लिया कि तुम मेरे पास हो। अभी इतना ही काफ़ी है प्रताप, हम मौका मौका से मिलते रहेंगे। तुम्हें भी दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंकनी है, और मुझे भी। और इस पूरे महल में मेरी राजदार सिर्फ रूपा है, और हम जहां भी और जैसे भी मिल सकेंगे मिलेंगे, और मैं कोशिश जारी रखूंगी। और मुमकिन है कि एक दिन हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई दीवार न रहे। मेरी कमीशन, प्रताप ने मोहब्बत से उसे बेचते हुए कहा। मेरे प्रताप। राजकमल ने भी उसे खुद में जज़ब कर लिया, और दरवाजे की जड़ी से लगी हुई रूपा का चेहरा गुलनार हो गया। उसकी आंखों से मस्ती छलकने लगी। इस तरह अंदर झांकना पाप था, लेकिन वो खुद को रोक भी ना सकती थी। पूरे महल में इस वक्त उसके अलावा कोई न था। राजकमल ने दरवाजे की हिफाजत की जिम्मेदारी उस पर सौंपी थी। अगर उस हिफाजत के साथ एक बार फिर उसकी आंख जरी से जा लगी, और उसने अपने बाजू अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिए। प्रणाम लाल ने राजखट सर पर रखा और फिर गोंदनी की तरफ देखा। गोंदनी प्यार बड़ी नजरों से उन्हें देख रही थी, और फिर वह दौड़ी और प्रणाम लाल से लिपट गई। प्रणाम लाल प्यार से उसकी कमर पर हाथ फेरने लगे। क्या बात है राज, बहुत प्यार आ रहा है हम पर। और उन्होंने उसकी ठोड़ी ऊंची करते हुए कहा, आज दरबार ना जाए महाराज। राजकमल उसके सीने में सर छुपाते हुए बोली, अरे क्यों? बस मेरा मन चाहता है कि आज दिन भर आपके घुटने पर सर रखे लेटी रहूं। हम दोपहर को दरबार खत्म कर देंगे रानी, और फिर तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं महाराज, आप इतना काम क्यों करते हो? मैं सारा दिन आपका इंतजार करती हूँ। आपको क्या मालूम मेरा दिन कैसे कटता है। हम जानते हैं राज, हमारी राज हमसे कितना प्रेम करती है, मगर मेरी रानी, राजपाट के काम भी बहुत ज़रूरी हैं। महाराज प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोले, आखिर ये प्रताप किस मर्द की दवा है? क्या वो आपके होने पर राज के काम भी नहीं संभाल सकता? नहीं नहीं, वो तो बड़ा मेहनती है, बड़ा लगन से काम करता है। बहुत से मसले उसने होशियारी से हल कर दिए, जौहरी लाल के ज़माने से पड़े हुए थे। मैं नहीं मानती, बस आप ना जाएं, कुछ दिन आराम करें, कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं। राजकमल ने ठंकते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हारा वहम है राज, तुम्हारे होते हुए हमें किस बात की चिंता है? मगर मैं अकेली रहती हूँ। बांदियाँ हैं तुम्हारे पास, महाराज बोले, और मुझे आपके बिना कुछ नहीं भाता। अच्छा एक काम करें, और इसमें मैं दरबार में आपका साथ बैठा करूँगी। मैं देखूँगी कि दरबार के काम कैसे करते हैं, और इस तरह मैं आपके पास रहूँगी, और मेरा मन भी उदास नहीं होगा। महाराज सोच में डूब गए, और फिर उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा तुम ऐसा करना कि थोड़े होकर थोड़ी देर के बाद आ जाना, और हम तुम्हारे लिए भी इंतज़ाम करा देंगे। सिर्फ आज नहीं, रोज़। राजकमल ने कहा, हाँ हाँ, इस तरह तो हमें और आसानी हो जाएगी। महारानी राज हमारे सामने रहेगी, प्रणाम लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर ये बात तय हो गई कि आज से राजकमल महाराज के साथ दरबार में बैठा करेगी। महाराज उससे ये वादा करके चले गए, और राजकमल के होंठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई, और ये उसकी तवील सोच से किए गए फैसले की पहली कड़ी थी। राज दरबार में खसूसी इंतजामात किए गए। रानी माँ कमल के लिए एक नफीस सिंहासन लगवा लिया गया, जो आम दरबारियों से की निगाहों से उजल था, लेकिन राजकमल महाराज के सामने थी। महाराज के बाएं सिमत में मंत्री जी की कश थी, लेकिन उनके एक बार भी अंदाज़ा न लगा सके कि राजकमल की मीठी निगाहें किसे देख रही होती हैं, उसे देख रही हैं या मंत्री के लिए हैं। प्रताप भी खुश था, अब कमीशन उसके सामने रहती थी।
महाराज के कामों में पूरी दिलचस्पी लेती थी और फिर तवील अरसा बीत गया। इस दौरान प्रताप की मुलाकात यूं ही कमीशन से होती थी और उसने दूरी दूर कर दी थी और बार बार उनकी मुलाकात खिलवत में हो चुकी थी। पहली बार तो खुद उसने बुलाया था, दूसरी बार उस वक़्त प्रताप दिल की उसकी खिलवत में रहा था जब महाराज पूर्णा गए हुए थे। हाँ, उन्हें ज़रूरी काम था। अगर राजकमल की तबीयत अचानक खराब ना हो जाती तो महाराज उसे भी साथ ले जाने का प्रोग्राम बनाते थे, लेकिन राज की तबीयत खराब हो गई और वो ना जा सकी। महाराज ने मैं रात कैसे भी गुजारी हो, लेकिन प्रताप की वो रात आरज़ू थी। पूरी रात वो राजकमल की ख्वाबगाह में रहा था और उसने दिल की सारी हसरतें निकाल ली थी। उस रात को उसे ऐसा ही महसूस हुआ था कि मानो राजकमल उसकी दुल्हन हो, और वो भी उस रात दुल्हन बन गई थी। सुर्ख जोड़े में मलबूस बहीर बूटी गर्दन झुकाए बैठी थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। प्रताप उस दुल्हन को देखकर दंग रह गया। तब वो सब कुछ हुआ जो दिलों का अरमान होता है, और उस रात का नशा हफ्तों प्रताप और राजकमल पर छाया रहा। राजकमल का काम अलबत्ता मुश्किल था। उसे वो रात भुलाकर हर रात महाराज से झूठी मोहब्बत जतानी पड़ती थी, और उसके बाद की 2 मुलाकातें, एक रूपा के मकान में हुई थी और दूसरी खुद हरदयाल के घर, जहां राजकमल पहले पहुंच गई थी और प्रताप बाद में। बहरहाल रियासत हरियाणा के महल में नत नए नाटक हो रहे थे। राजकमल के वफादार ऐश कर रहे थे। शतरंज की बसात का हर मोहरा राजकमल के इशारे पर चल रहा था, और बुद्धू महाराज अपनी सुध भूल चुके थे। राजकमल ने उनका पेट भर दिया था, और अब किसकी मजाल थी जो राज को नीचा दिखा सके। सुंदर से सुंदर नारी महाराज की आंखों में नहीं जचती थी। रूपा अपने प्रभु की दीवानी थी। सीधे सादे माली को ये लड़की क्या मिली थी, वो दुनिया को भूल गया था। घर पर पड़ा मोटा हो रहा था और ऐश कर रहा था। दूसरी तरफ ग्रंथु महाराज थे। निस्बती का 30 दिन का चिल्ला पूरा हो चुका था, और अब वो शहजादे का इंतजार कर रही थी। उसके बाद हंसू, शरबती रंग की एक गुदाफ लड़की, जिसकी मरमरी जवानी ग्रंथु महाराज से कल्याण हासिल कर चुकी थी, और अब हंसू के बाद प्रेमा थी, जो आजकल ग्रंथु महाराज से ज्ञान हासिल कर रही थी। ग्रंथु महाराज का जाल कभी कमज़ोर नहीं होता था, और फिर गुरु महाराज की आज्ञा थी। भला वो किसी से क्यों डरते। चुनाचा खूब गुल छड़े उड़ाए गए, लेकिन खुद राजकमल बहुत मोहताज थी, और उसका दिल कब चाहता था कि प्रताप लाल एक लम्हे के लिए उससे जुदा हो, लेकिन उसने खुद को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ था। राजपाट के कामों में इस कदर दखील हो चुकी थी। खुद महाराज प्रणाम लाल इंगिशे बंदा रह जाते थे, और वह चुटकी बचाते ऐसे मसले हल कर देती जिन्हें प्रणाम लाल और प्रताप भी मिलकर नहीं सुलझा सकते थे। चुनाचा वो राज दरबार की एक अहम ज़रूरत बन गई थी। हस्बे मामूल रोज़ाना राज दरबार जाती। थोड़ा सा पर्दा था और वो भी हट चुका था, और अब महाराज प्रणाम लाल के साथ रानी राजकमल का नाम भी लिया जाता था। तब एक रात जब महारानी राजकमल प्रणाम लाल के पहलू में थी, प्रणाम लाल ने कहा, तुम तो दुनिया की सबसे अनोखी नारी निकली राज। ऐसे लगता है कि जैसे तुम राज करने के लिए ही पैदा हुई हो। मैं और खुद मंत्री जी तुम्हारी जहानत पर हैरान हैं। नहीं महाराज, कहाँ मैं और कहाँ राज। और मुझे अपनी हैसियत मालूम है, आप ठाकर सीने से ना लगाते तो किसी गंदी नाली में पड़ी होती। राज ने उदासी से कहा, और महाराज चौंक पड़े। कैसी बातें करती हो राज, क्या तुम अभी तक अपना माजी नहीं भूल सकी। माजी कौन भूल सकता है महाराज, क्या मैंने गलत कहा है। अगर मेरे भाग जाग जाते, आप मुझे ना देख सकते, तो क्या आज मुझे ये इज्जत मिलती। ठीक है राज, लेकिन अब तो ये सब कुछ तुम्हारा है। कौन है जो तुम्हारी बराबरी का दावा कर सके। कभी कभी मन डरता है महाराज, राजकमल एक सिसकी लेकर कहा। क्यों डरता है राज, बताओ तो सही कि तुम्हारा मन क्यों डरता है। महाराज परेशान हो गए। जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है महाराज, वहीं अंदेशे भी होते हैं, मगर तुम्हें क्या अंदेशा है। मैं डरती हूँ महाराज, कभी मुझसे भूल हो गई। महाराज ने मुझसे आंखें फेर ली तो मेरा क्या बनेगा। कैसी बातें करती हो राज, और मैं तुमसे आंखें फेर लूँ अंधा ना हो जाऊँगा। प्रणाम लाल ने उसे भीजते हुए कहा। बस कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आ जाता है महाराज, कोशिश के बावजूद उसे दिल से नहीं निकाल सकती। राजकमल सहमे हुए अंदाज में बोली, और फिर उसने डरे डरे अंदाज में
महाराज के सीने में मुंह छुपा लिया और बड़े जोर का लर्जा चढ़ा था। राज, मेरी राज, होश में आओ, ये तुम्हें क्या हो गया? प्रणाम लाल सख्त परेशान हो गए, लेकिन राजकमल की हालत दुरुस्त ना हो रही थी और उसके दांत भींच गए थे, आंखें बंद हो गई थी और वह बुरी तरह कांप रही थी। महाराज उसे आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन वो गहरी सांसें ले रही थी। ज़रा सी देर में राजवीद और दूसरे हकीम आ गए और अपनी तरकीबें होने लगी। सब भागे दौड़े फिर रहे थे, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी। दूसरे दिन दरबार भी ना लगा और महाराज जार को आगोश में लिए बैठे थे। पूरी रियासत के अच्छे अच्छे हकीम लिए गए, ग्रंथु महाराज भी आए थे। प्रणाम लाल के होश जा रहे थे। फिर ग्रंथु महाराज ने पानी पड़कर राजकमल पर और थोड़ी देर के बाद राजकमल ने आंखें खोल दी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, प्रताप भी सख्त परेशान था। राजकमल की अचानक बीमारी उसकी समझ में नहीं आई थी। बहरहाल ग्रंथु महाराज की कोशिशों से वो हो गया जो बड़े बड़े हकीम वीद महाराज प्रणाम लाल ने अकीदत से ग्रंथु महाराज के पांव पकड़ लिए थे। ये क्या हो गया महाराज? राज की हालत ऐसी क्यों बिगड़ गई है? उसने पूछा। मैं देखूंगा प्रणामी, तुम रात को मेरे पास आना और मैं एक जाप करके पता लगा लूंगा कि यह सब क्या है। महाराज की बड़ी कृपा होगी। राज मेरा जीवन है महाराज, उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा ना रहूंगा। चिंता न करो प्रणाम लाल, साधु से जो कुछ हो सकेगा वो ज़रूर करेगा। राजकमल की हालत सुधरती गई और शाम तक काफ़ी बेहतर हो गई। दूसरी तरफ ग्रंथु महाराज अपना जाप कर रहे थे और उन्हें मालूम था कि राजकमल की हालत क्यों बिगड़ी है और वह ये भी जानते थे कि अब वो कैसे ठीक होगी। राजकमल तन्हाई में पहले ही उनसे प्रोग्राम तय कर चुकी थी। शाम को जब प्रणाम लाल उनके पास पहुँचे तो ग्रंथु महाराज अपना जाप पूरा कर चुके थे और उनके चेहरे पर गहरे गौरव खोज के आसार थे। प्रणाम लाल ने अपने हाथों को मंदिर के दीवार से रूही रुखसत कर दिया था। कैसी है राज प्रणामी? अच्छी है महाराज, लेकिन अब बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रणाम लाल ने परेशान लहजे में कहा। एक बात बताओगे प्रणाम लाल? ज़रूर महाराज, प्रणाम लाल ने कहा। जिस वक़्त महारानी राजकमल की ये हालत हुई उस वक़्त वह तुमसे क्या गुफ्तगू कर रही थी? प्रणाम लाल इस सवाल पर उलझन में पड़ गए और फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा कि वो कह रही थी कि अगर मैंने उससे आंखें फेर ली तो वो कहीं की ना रहेगी। ग्रंथु महाराज का चेहरा चमक उठा और इसका मतलब है कि मेरा जाप कामयाब रहा। और महाराज सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगे। ग्रंथु महाराज प्रणाम लाल की आंखों में देखते रहे और प्रणाम लाल परेशानी से ग्रंथु महाराज की तरफ, लेकिन ग्रंथु महाराज ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। आप खामोश क्यों हो गए महाराज? बताइए क्या बात है? बिल आखिर प्रणाम लाल ने परेशानी से पूछा। बड़ी कठिन बात है प्रणामी, मैं सोच रहा हूँ कि तेरे ऊपर ये गिरा कैसे निकाली जा सकती है, ग्रंथु महाराज ने परेशानी लहजे में कहा। आप सोचने से पहले मुझे बताइए तो महाराज, मैं राज के लिए सख्त परेशान हूँ। एक बात बता प्रणामी, अगर तेरे एक तरफ राजकमल को खड़ा कर दिया जाए और दूसरी तरफ हरियाला का तख्त हो तो तू किसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा? ग्रंथु महाराज ने गौर से प्रणाम लाल की शक्ल देखते हुए कहा। प्रणाम लाल के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, यह भी पूछने की बात है महाराज, राजकमल के लिए मैं बिन बास ले सकता हूँ। राजपाट से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। आप नहीं जानते महाराज वो क्या है। बेशुमार रानियाँ मेरे पहलू में रहीं, बहुत सी दूसरी लड़कियाँ मेरे बाजुओं में आईं, पर उनके मन में प्रेम नहीं था। उन्होंने हमें राजा समझकर खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी निगाहों में सिर्फ दौलत की चमक थी और वह दौलत से प्रेम करती थी। लेकिन राजकमल महाराज, उस सुंदर नारी की आंखों में हमने हमेशा प्रेम जोत देखी। वो टूटकर हमसे प्रेम करती है और हम उसके प्रेमी हैं। हम सदा के राजा हैं महाराज, और हमारे बाप दादा भी राजा थे। राजपाट हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है, लेकिन महाराज उसके साथ हम मर्द भी हैं और एक मर्द सिर्फ उसी से प्रेम कर सकता है जो उसके प्रेम में दीवानी हो। राजकमल ने हमें भरपूर प्रेम दिया है। वो लोग भी जीवन गुजारते हैं महाराज जो राजा नहीं होते, लेकिन अपनी प्रेमिका की आगोश में वो बड़े बड़े महाराजों से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि अपने पसंद की स्त्री का प्रेम मिल जाता है। प्रेम सबसे बड़ा धन है महाराज। हम राजकमल के लिए तख्त छोड़ सकते हैं, प्रणाम लाल ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। और ग्रंथु महाराज दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। वो राजकमल के प्रेम से अच्छी तरह वाकिफ थे और उनका दिल चाहा कि प्रणाम लाल की हमाकत पर एक ज़ोरदार कहका लगाए,
लेकिन फिर वो खुद ही खौफजदा हो गए। ये कहका उनकी ज़िंदगी का आखिरी कहका भी हो सकता था। राज कमल का मामला था। गुरु महाराज अगर नाराज़ हो गए तो फिर ज़िंदगी बचने की कोई उम्मीद नहीं हो सकती थी। आखिर आप खामोश क्यों हैं महाराज? आप हमें जल्द से जल्द बताएं, आपका जाप क्या कहता है? मसला हल हो चुका है प्रणाम लाल। राज कमल के मन में यह ख्याल आया है कि अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो उसकी दुनिया कितनी तारीख हो जाएगी। उसके मन में सिर्फ तुम्हारे प्रेम की जोत है। मगर उसके मन में यह ख्याल क्यों आया है महाराज? और हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। स्त्री है प्रणामी, तुम स्त्री के मन को नहीं समझते। वो जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है उसी की तरफ से परेशान भी रहती है। ज़्यादा प्रेम शक बन जाता है प्रणाम लाल, और वह संसार में तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहती है। जब उनके मन में ख्याल आया कि अगर वह तुमसे दूर हो गई तो उसकी बुरी हालत हो गई। हम उसे मरते समय भी खुद से दूर नहीं रख सकेंगे महाराज, और वो हमारा जीवन है। मगर आपने ये क्यों पूछा था कि अगर एक तरफ हरियाला का तख्त हो और दूसरी तरफ राज कमल, तो मैं किसे पसंद करूँगा? मेरे मन में एक और ख्याल आ गया था प्रणाम लाल। ग्रंथु महाराज ने पुरख्याल अंदाज में कहा, कैसा ख्याल महाराज? मुझसे कुछ न छुपाओ, मुझे बताओ मेरे राज के मन में ये चिंता कैसे दूर हो सकती है? तो सुनो प्रणाम लाल, मैं कोई बात छुपाऊंगा नहीं, मगर तुम्हारे कहने से ही मैं सब कुछ बता रहा हूँ। बड़ी उलझी हुई बात है, मैं कसूरवार ना होऊंगा। सुनो मेरे मित्र, राज कमल के हरासे में ये बात बैठ गई है कि अगर प्रणाम लाल ने इसे ठुकरा दिया तो वह कुत्ते की मौत मारी जाएगी। पूरे संसार में उसका प्रणाम लाल के सिवा कोई नहीं है। तुम उसे दिलासे दोगे तो वह मोहब्बत करने वाली स्त्री तुम्हें खुश या तुम्हारी खुशी के लिए खुश हो जाएगी। पर उसके मन में ये बात बैठ गई है। उसके मन से ये बात निकालने के लिए तुम्हें एक सख्त काम करना होगा। कैसा सख्त काम महाराज? मुझे बताओ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कोई ऐसा काम जो एकदम उसके मन से ये बात निकाल दे। मैं क्या करूँ महाराज? मैं कह चुका हूँ कि उसके जीवन के लिए मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ। प्रणाम लाल ने बेचैनी से कहा, जीवन देने की ज़रूरत नहीं है, उसे हरियाला की हुक्मरान बना दो। कानूनी तौर पर हरियाला की रियासत उसे दे दो और ख़ुद उसके एक मशीर बन जाओ। और ये बात ऐसी होगी कि फिर राज कमल के मन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा इल्म यही बताता है। और उसके बाद उसे ये उम्मीद हो जाएगी कि वह एक रियासत की खुद मुख्तार राजा है और अब उसे कोई खतरा नहीं। औरत है प्रणाम लाल, कितनी समझदार क्यों ना हो, औरत रहेगी और ये किरदार उसकी जाति भी ले सकता है। मेरा इल्म यही कहता है और तुम जानते हो मेरा इल्म झूठा नहीं होता। प्रणाम लाल ने गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगे और उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी के आसार थे। वो पतिव्रता है प्रणाम लाल, रियासत हासिल करने के बाद भी वो तुम्हारी दासी रहेगी और बस उसके मन से ये बात धुल जाए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। मेरे इल्म ने जो कुछ मुझे बताया है वो मैंने तुमसे कह दिया। कैसी बातें करते हो महाराज? राज कमल मुझे जीवन से ज़्यादा प्यारी है। रियासत हरियाला क्या हैसियत रखती है, ऐसी ऐसी रियासतें भी मैं उस पर वार सकता हूँ। मगर क्या प्रणाम लाल? रियासत के दुश्मन ये बात खूब उछालेंगे कि रियासत में गड़बड़ हो जाएगी। और मेरा इल्म कुछ और ही कहता है प्रणाम लाल। बूढ़े ग्रंथु महाराज ने कहा, क्या ग्रंथु जी? यही कि राज कमल अपनी होशियारी से सब कुछ ठीक कर लेगी और कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगा। हूँ। और प्रणाम लाल ने एक गहरी सांस ली और बोले, ये बात है महाराज, हम राज कमल के मन से ये बात निकालने के लिए सब कुछ करेंगे और फिर हम मर तो ना जाएंगे। हम राज के महल में हरियाला के दुश्मनों से निपटने की पूरी हिम्मत रखते हैं। हम तैयार हैं महाराज, मगर क्या हम ये बात राज से कह दें? ये तुम्हारी भूल होगी प्रणाम लाल। उस वक्त तक राजा उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है जब तक तुम खुफिया तौर पर पूरा इंतज़ाम कर लो। और क्या वह मोहब्बत करने वाली औरत ये बात बर्दाश्त कर लेगी कि अपनी पति की रियासत हथिया ले? आप ठीक कहते हैं महाराज, राज ये बात कभी नहीं मानेगी। आप चिंता ना करें, मैं खुफिया तौर पर यह काम कर लूँगा। महाराज, रानी कमल एक बेहतरीन रानी है, उसे राज दरबार में चलाने का भी अंदाज़ा हो चुका है और मैं उसके साथी की हैसियत से काम करूँगा। हर कीमत पर राज का जीवन चाहिए, हर कीमत पर, प्रणाम लाल ने कहा और फिर वो अपनी जगह से उठ गए। ग्रंथु महाराज ने उन्हें बावर्दी और प्रणाम लाल मंदिर से निकल गए।
राजकमल बाकायदा बीमार थी और इन दिनों वो राज दरबार में भी नहीं आती थी। वैद्य हकीमों की समझ में उसकी कोई बीमारी नहीं आई थी, लेकिन प्रणाम लाल अच्छी तरह जानते थे कि उसे क्या बीमारी है और वो दिन रात अपना काम कर रहे थे। इन दिनों राज दरबार का वक़्त भी कम हो गया था। प्रणाम लाल अपने इंतहाई खास राजदारों के साथ मिलकर हुकूमत मुंतकिल करने का काम कर रहे थे और ये राजदार उनके पूरे भरोसे के थे और उन्हें यकीन था कि वो वक़्त से पहले ये बात नहीं फैलाएंगे। दूसरी तरफ राजकमल के जासूस भी काम कर रहे थे और रूपा एक एक पल की खबर रख रही थी और गोंदनी की सोबत में ये सीधी सादी मालन भी बला की चालाक हो गई थी। उसने ज़िंदगी के गुजारने के गुर सीख लिए थे और वो ऐश कर रही थी। वो राजकमल को तमाम खबरें देती कि महाराज की खुफिया बैठक में कौन कौन आया, कितनी देर रहा और राजकमल खुश थी। उसका ख्वाब पूरा हो रहा था। गोंदनी चमारन अपनी बड़ी कीमत वसूल कर रही थी। वो अपने हुस्न का खराज हासिल कर रही थी और उसके मददगार ग्रंथु महाराज और रूपा थे। राजकमल की अम्मा पर ही ग्रंथु महाराज ने प्रणाम लाल के कानों में ये बात डाली थी और अबुल हूस राजा जो एक औरत के चरणों में पड़कर अपनी अकल खो बैठा था, चंद खतरनाक इंसानों के हाथों में खेल रहा था। खुद राजकमल को भी कुछ अरसा के लिए मेहनत करना पड़ी थी। अपनी बीमारी का सबूत देने के लिए उसने खाना पीना छोड़ दिया था और अगर अच्छे भले इंसान को चंद रोज़ खाने को ना मिले तो वह बीमार नजर आने लगता है। चुनाचा राजकमल भी बीमार नजर आ रही थी। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ अर्क वगैरह पी लेती और उसे इस बात का इंतज़ार था कि जल्दी से महाराज का काम पूरा हो जाए। चुनाचा 8वें दिन प्रणाम लाल अपने काम से फारग हो गए। 9वें दिन उनके लिए उन्होंने दरबार आम का ऐलान कर दिया और उस दिन का दरबार हरियाला की तारीख में एक नया बाब खोलने वाला था। तमाम ऐसे लोगों को खास दावत दी गई जिनके इल्म में यह बात लाना ज़रूरी समझा गया था। उस रात प्रणाम लाल हस्बे मामूल राजकमल के पास पहुंचे और उनका चेहरा चमक रहा था। क्या बात है नाथ, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। राजकमल ने कमज़ोर मुस्कुराहट से पूछा। अपनी राज को देखकर तो ज़माने भर की खुशियाँ मुझे मिल जाती हैं, प्रणाम लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे भाग महाराज, भगवान ने मुझे धरती से उठाकर आकाश पर पहुंचा दिया है। राजकमल ने मोहब्बत से उनका हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। हम आकाश से भी तुम्हें ऊंचा उठा देंगे राजकमल। तुम नहीं जानती राज, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर एक इशारा कर दो तो हम राजपाट छोड़कर बिन बात से लें। तुम्हारे बिना तो हम स्वर्ग में भी न रह सकेंगे। ये रियासत, ये ठाठ बाट सब तुम्हारे बगैर बेकार हैं। प्रणाम लाल बड़े जज्बाती लहजे में कह रहे थे। महाराज मैं खुशी से दीवानी हो जाऊंगी। राजकमल ने भी जज्बात का मुजाहरा करते हुए कहा। क्यों राज, इससे पहले तुम्हें हमारे प्रेम का यकीन क्यों नहीं आया था? प्रणाम लाल ने कहा। मुझे विश्वास था महाराज, बस कभी कभी मन डरने लगता है। आखिर क्यों? मुझे अपनी वसीयत याद आ जाती है महाराज। आपने कीचड़ से फूल उठाकर माथे की जीनत बना लिया, लेकिन फूल को अपनी हैसियत याद है। हम ये एहसास हमेशा के लिए तुम्हारे मन से मिटा देना चाहते हैं। हम तुम्हें वो हैसियत देना चाहते हैं कि फिर कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल ना आए। महाराज ने कहा। आपने मुझे सब कुछ दे दिया है महाराज, दीवानी हूँ। हम तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहते हैं राज। पर बड़ा इंतहाई संजीदगी से कहा गया और गोंदनी बड़ी भोली शक्ल बनाकर उनको देखने लगी। हालांकि वह चालाक और जानती थी कि वो क्या तोहफा प्रणाम लाल की एक एक कार्रवाई पर निगाह रखे हुए थी। उसे इल्म था कि काम उसकी मर्जी के मुताबिक ही हो रहा है। दिल में वह सोच रही थी कि बूढ़े राजा मेरी हैसियत से भी बरतर है जो तू सोच रहा है, और मैं गोंदनी हूँ और अपनी मिसकलो पतरा मेरा मकाम बहुत ऊंचा है जिस तक तू ना पहुँच सकेगा। तुम्हारे पास जो कुछ है और मेरे हुस्न का खरार समझकर अदा कर दे, लेकिन बहसीयत के मुताबिक ना होगा। क्या देख रही हो राज? सोच रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो महाराज मुझे देना चाहते हैं। सब कुछ तो दे दिया है महाराज ने मुझे, और इससे बढ़कर अपना प्रेम जो संसार की हर दौलत से ज़्यादा अजीज़ है, और हम तुझे अपने प्रेम का सबूत देना चाहते हैं। राजलाल ने कहा। भगवान के लिए बताए तो सही कि वह क्या है, और मैं परेशान हो रही हूँ। ऐसे नहीं राजकमल, प्रणाम लाल मोहब्बत भरे लहजे से उसे सीने से लगाते हुए बोले। फिर कैसे? तुम्हें हमारी सौगंध खानी होगी कि हम जो कुछ तुम्हें देंगे उसे लेने से इनकार नहीं करोगी। हाय राम, ये अनोखी बात कैसे? और मैं आपकी दासी हूँ। जो कुछ आप मुझे देंगे महाराज
नहीं राज, तुम्हें हमारी सौगंध खानी होगी। प्रेमलाल ने अजीब से अंदाज में कहा और राजकमल दिल ही दिल में हंस पड़ी। बेवकूफ़ बुढ़ा सचमुच बहुत ही बुद्धू है। उसकी सौगंध तो झूठी खानी चाहिए ताकि जल्दी से इससे जान छूटे। लेकिन खैर, आज एक सच्ची सौगंध ही सही। उसने प्रणाम लाल की तरफ देखा। हम आपकी सौगंध कैसे खाएं महाराज? उसने परेशानी से कहा। सिर्फ पहली और आखिरी बार प्रणाम लाल ने कहा, आपकी सौगंध महाराज, आप हमें जो कुछ देंगे हम उसे अपने जीवन समझकर कबूल कर लेंगे। उसने आंखें बंद करके कहा। तब हरियाला की महारानी, हरियाला की रियासत मुबारक हो, प्रणाम लाल ने कहा और राजकमल ने आंखें खोल दी। हम नहीं समझे महाराज, उसने हैरानी से कहा। हाँ राज, हमने हमेशा के लिए तुम्हारे मन से यह ख्याल मिटा देने का फैसला किया है कि तुम कोई मामूली औरत हो। हमने हरियाला की रियासत कानूनी तौर पर तुम्हारे हवाले कर दी है। कल से हम एक आम आदमी होंगे, सिर्फ परस्तार और सिर्फ तुम्हारे दास। हरियाला के सिक्कों पर अब तुम्हारी सूरत होगी। तुम हरियाला की महारानी कहलाओगी और तुम हरियाला की हुकूमत चलाओगी। महाराज, राजकमल चीख पड़ी, हमारी तरफ से बुधाई हो महारानी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजकमल ने शदीद हैरत का मुजाहरा किया।